तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला बड़ा स्टार कौन होगा, इसका फैसला वो छोटा सा क्लिक ही करता है। ये पावर हम सबके हाथों में है। चलिए आज भारत के इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटते हैं जिन पर स्याही से ज्यादा दाग हैं। ये सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले नहीं हैं, ये वो 5 ऐतिहासिक घोटाले हैं जिन्होंने एक तरह से आधुनिक भारत की नींव हिला कर रख दी थी। इन्होंने न सिर्फ हमारे सिस्टम की कमजोरियों को सबके सामने ला खड़ा किया, बल्कि देश की सोच और दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए इन कहानियों को जरा गहराई से समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर ये होता कैसे है? कैसे अरबों खरबों रुपये का खेल पूरे सिस्टम की नज़रों के सामने हो जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती? आज हम सिर्फ हेडलाइन से आगे बढ़कर उन तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे जो इतने बड़े घोटालों को मुमकिन बनाते हैं। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक घोटाले का ताना बाना आखिर बुना कैसे जाता है। फिर हम भारत के 5 सबसे बदनाम मामलों की तह तक जाएंगे। इसके बाद हम इन सभी घोटालों के बीच एक कॉमन पैटर्न ढूंढेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि क्या इन आपदाओं से सुधार का कोई रास्ता भी निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी घोटाले को समझने से पहले एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। ये अचानक नहीं होते। ये किसी एक भ्रष्ट इंसान की कहानी नहीं होती, बल्कि ये एक कमजोर पड़ चुके सिस्टम की कहानी है। जब व्यवस्था में ही गहरी दरारें और खामियां हों, तो वो एक ऐसी जमीन तैयार करती हैं जहां भ्रष्टाचार का पौधा बड़ी आसानी से उगाता है। और इसी कमजोर व्यवस्था का सबूत है वो 5 मामले जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। ये केस भले ही अलग अलग वक्त और अलग अलग सेक्टर के हों, कोई टेलीकॉम से जुड़ा है तो कोई कोयले से, कोई शेयर बाजार से, लेकिन ये सब एक ही बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं। ये हमें दिखाते हैं कि सिस्टम का गलत इस्तेमाल कितने अलग अलग और शातिर तरीकों से किया जा सकता है। हमारी पहली कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत में टेलीकॉम क्रांति बस शुरू ही हुई थी। मोबाइल फोन हर हाथ में पहुंच रहे थे और जो रेडियो स्पेक्ट्रम था वो किसी डिजिटल सोने से कम नहीं था। और इसी सुनहरे मौके के पीछे एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था। तो इस घोटाले का तरीका क्या था? देखिए, सब कुछ एक छोटे से पॉलिसी चेंज से शुरू हुआ। सरकार ने कीमती स्पेक्ट्रम की नीलामी करने के बजाय उसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बांटने का फैसला किया, और वो भी 2008 में 2001 की कीमतों पर। नतीजा क्या हुआ? ऐसी कंपनियां जिन्हें माइनिंग का कोई अनुभव नहीं था और जिन्हें शायद अंदर की खबर थी, वो लाइन में सबसे आगे खड़ी हो गईं। उन्हें कौड़ियों के भाव लाइसेंस मिले और फिर उन्होंने वही लाइसेंस विदेशी कंपनियों को बेचकर हजारों करोड़ का मुनाफा कमाया। तो इस एक छोटे से बदलाव की कीमत देश ने क्या चुकाई? कैग यानी सरकार के अपने ऑडिटर के मुताबिक ये नुकसान था करीब 1,76,000 करोड़ रुपए का। ये वो पैसा था जो स्पेक्ट्रम की सही नीलामी होने पर सरकारी खजाने में आ सकता था। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब आते हैं दूसरे केस पर, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। ये एक ऐसे सपने की कहानी है जो एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी में तब्दील हो गया। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत की बढ़ती ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका माना जा रहा था। पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर थीं, लेकिन उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो सवाल उठता है कि पैसा गया कहाँ? और जब जांच हुई तो जो बातें सामने आई वो तो मजाक से कम नहीं थी। सोचिए, 3 लाख की ट्रेडमिल, 9 लाख रुपए महीने के किराए पर, एक टॉयलेट पेपर रोल का बिल 4,000 रुपए, ठेके बिना किसी कंपटीशन के मनमाने ढंग से अपने पसंदीदा वेंडरों को बांट दिए गए। ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, ये तो जनता के पैसे की खुली लूट थी। और इसका असर सिर्फ पैसों का नहीं था। जब दुनिया भर से एथलीट्स आए तो उन्होंने जो देखा वो शर्मनाक था। अधूरे स्टेडियम, गंदे कमरे, गिरते हुए पुल। इसीलिए तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसे स्वच्छता आपदा या हाइजीन डिजास्टर का नाम दिया था। देश की साख पर जो धब्बा लगा वो अलग। चलिए अब जमीन के नीचे चलते हैं, भारत के काले सोने यानी कोयले की तरफ, जो हमारी ऊर्जा जरूरतों की लीड है। 2004 से 2009 के बीच देश की बेशकीमती कोयला खदानें प्राइवेट कंपनियों को दी गई, लेकिन ये आवंटन किसी पारदर्शी नीलामी से नहीं, बल्कि एक बंद कमरे में बैठी स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए हुआ, जिसने विवादों का एक नया बवंडर ही खड़ा कर दिया। तो गड़बड़ी कहाँ थी? गड़बड़ी ये थी
कि आवंटन का कोई साफ सुथरा तरीका ही नहीं था। नीलामी नहीं, बस एक कमेटी तय कर रही थी कि खदान किसे मिलेगी, और मिली भी किन्हें? ऐसी कंपनियों को जिनका माइनिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। आरोप ये भी लगे कि कुछ कंपनियों ने खदानें सिर्फ कागज पर अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ली, और जब जांच की सुई घूमी तो कमाल देखिए, कोयला मंत्रालय से जरूरी फाइलें ही गायब हो गईं। और यहाँ भी नुकसान का आंकड़ा देखिए, होश उड़ाने वाला था। एक बार फिर कैग का अनुमान था करीब 1,86,000 करोड़ का। बिल्कुल 2G घोटाले की तरह ही यहाँ भी देश के कीमती प्राकृतिक संसाधनों को मनमाने ढंग से निजी हाथों में सौंप दिया गया। अब बात करते हैं एक ऐसे घोटाले की जिसके तार आसमान से जुड़े थे, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम। ये मामला है VIPs के लिए खरीदे जा रहे 12 लग्जरी हेलीकॉप्टरों का। एक ऐसी डील जिसमें रिश्वत के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए थे। ये घोटाला बहुत शातिर तरीके से प्लान किया गया था। आरोप ये है कि करीब 3600 करोड़ की इस डील को फाइनल करने के लिए बिचौलियों के जरिए रिश्वत दी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, आरोप ये है कि हेलीकॉप्टर की तकनीकी जरूरतें ही बदल दी गईं ताकि सिर्फ एक ही कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड इस डील के लिए फिट बैठे, और रिश्वत का पैसा दुबई और मॉरिशस जैसे देशों के रास्ते कई कंपनियों से घुमाकर भारत लाया गया। और अब हमारी आखिरी कहानी जो हमें ले चलती है 90 के दशक में। ये वो दौर था जब भारतीय शेयर बाजार आज जैसा रेगुलेटेड नहीं था, और इसी माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसे लोग बिग बुल कहते थे, हर्षद मेहता। तो सवाल ये है कि हर्षद मेहता ने सिस्टम को धोखा कैसे दिया? उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की एक बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी। उस जमाने में बैंकों के बीच लेन देन के लिए बैंक रसीदों का इस्तेमाल होता था। मेहता ने इन्हीं रसीदों के साथ हेरफेर किया, या कहें तो जाली रसीदें बनाई, और बैंकों से हजारों करोड़ रुपए निकालकर सीधे स्टॉक मार्केट में झोंक दिए। इससे हुआ ये कि कुछ चुनिंदा शेयरों के दाम रातों रात आसमान पर पहुंच गए और बाजार में एक झूठी तेजी का माहौल बन गया। तो 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोलगेट, अगस्ता वेस्टलैंड और हर्षद मेहता, ये 5 अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन क्या इनमें कोई कॉमन पैटर्न है? क्या कोई ऐसी बात है जो इन सबको एक धागे में पिरोती है? चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम इन सारे मामलों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक घोटाले की पूरी रेसिपी सामने आ जाती है। स्टेप 1, सबसे पहले कानून में कोई खामी या लूप होल ढूंढा जाता है। स्टेप 2, फिर आता है पॉलिटिकल दखल, जो उस खामी को एक बड़े दरवाजे में बदल देता है। स्टेप 3, ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही फाइलों को इधर उधर करके या अनदेखा करके उस दरवाजे को खोलने में मदद करती है। स्टेप 4, जो निगरानी रखने वाली संस्थाएं होती हैं वो कमजोर होती हैं और सब कुछ देखती रहती हैं। और आखिर में स्टेप 5, न्याय मिलने में इतनी देरी होती है कि सालों तक कुछ नहीं होता, और इससे गलत काम करने वालों के हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या इन घोटालों से सिर्फ नुकसान ही हुआ? शायद नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी तबाही ही सबसे बड़े बदलाव की वजह बनती है। तो आइए देखते हैं कि इस अंधेरे के बाद क्या कोई सुबह भी हुई। और ये स्लाइड इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। हर बड़े घोटाले ने एक बड़े सुधार को जन्म दिया। हर्षद मेहता स्कैम के बाद ही सेबी को असली ताकतें मिली और वो एक मजबूत रेगुलेटर बना। 2G स्कैम के बाद ही स्पेक्ट्रम की नीलामी का नियम आया और 122 लाइसेंस कैंसिल हुए। और ठीक वैसे ही कोलगेट स्कैम के बाद 214 कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द हुए और वहाँ भी नीलामी की व्यवस्था लागू की गई। मतलब हर संकट अपने साथ एक समाधान लेकर आया। इसी को हम प्रगति का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस कह सकते हैं। ये एक दिलचस्प आइडिया है कि जो चीजें देश को इतना नुकसान पहुंचाती हैं, वही चीजें अंत में सिस्टम को और ज्यादा मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनने पर मजबूर कर देती हैं। ये एक दर्दनाक सबक होता है, लेकिन शायद जरूरी भी। तो आखिर में हमें मिला क्या? हमें मिले पहले से ज्यादा मजबूत कानून, सरकारी ठेकों में आई पारदर्शिता, देश के नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने का बेहतर तरीका, और शायद सबसे जरूरी एक जागरूक जनता जो अब सवाल पूछती है। और किसी भी लोकतंत्र में इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ना जरूरी है। क्या हमारा सिस्टम हमेशा ऐसे ही एक घोटाले के बाद जागेगा? क्या सुधार हमेशा घोटाले से एक कदम पीछे ही रहेगा? या फिर क्या कभी वो दिन आएगा जब हमारा सिस्टम इतना मजबूत हो कि वो किसी बड़े घोटाले को होने से पहले ही रोकते? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।